जय हिंद। 33 साल के आईएएस अधिकारी श्रीराम वेंकटरमन जैसे ही कलेक्टर बनते हैं, 6 दिन के अंदर एक ऐसा हादसा हो जाता है जो उनकी जिंदगी को पलटकर रख देता है और साथ में जिंदगी के मायने भी बदल देता है। श्रीराम को अचानक से पुलिस अरेस्ट करने पहुंच जाती है। सेक्शन 279 और सेक्शन 304 उन पर लगाया जाता है। दरअसल श्रीराम अपनी महिला दोस्त के साथ देर रात तेज रफ्तार कार चला रहे थे और उनकी कार का एक दोपहिया वाहन से एक्सीडेंट हो जाता है। जिस वाहन से एक्सीडेंट होता है उस वाहन के सवार व्यक्ति की मौत हो जाती है, जिसके बाद पता चलता है कि यह व्यक्ति एक पत्रकार था जिसका नाम बशीर था और उसके बाद इस पत्रकार के साथी हंगामा करते हैं, एफआईआर दर्ज होती है और फाइनली आईएएस अधिकारी श्रीराम वेंकटरमन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस केस को मैं आगे सुनाऊंगा, मगर सबसे पहले आप सभी से अपील कि आप बड़ी संख्या में इस चैनल को देख रहे हैं पर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। इसलिए अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। राज्य है केरल, शहर है तिरुवनंतपुरम और दिन है 3 अगस्त। रात होते होते एक आईएएस अधिकारी जिनका नाम श्रीराम वेंकटरमन है, वो अपनी एक महिला मित्र से मिलने जाते हैं। महिला मित्र उन्हें पिक करती है और कार चलाते चलाते अचानक से श्रीराम वेंकटरमन कहते हैं कि मैं कार चलाना चाहता हूं। रात तकरीबन 1 बजे का समय है और जब ये कार म्यूजियम जंक्शन के पास पब्लिक ऑफिस कॉम्प्लेक्स में पहुंचती है तो एक बाइक से जोरदार टक्कर होती है। पुलिस को बुलाया जाता है और आईएएस अधिकारी को जनरल हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। जो व्यक्ति बाइक पर सवार था उस व्यक्ति को भी अस्पताल में ले जाया जाता है और डॉक्टर लगातार उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं शुरुआती मेडिकल जांच में यह साफ हुआ कि इस अधिकारी के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी, पर डॉक्टर और पुलिस के बीच में एक अजीबोगरीब बहस शुरू हो गई। डॉक्टर ने आगे मेडिकल एग्जामिनेशन करने से मना कर दिया क्योंकि आईएएस अधिकारी को तब तक अरेस्ट नहीं किया गया था। डॉक्टरों का कहना था कि पहले आप इनको अरेस्ट कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए, क्राइम नंबर दीजिए, उसके बाद इनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। दरअसल आमतौर पर पुलिस जब क्राइम नंबर देती है उसके बाद डॉक्टर मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं और उन्हें कागजी कार्रवाई के तौर पर आगे बढ़ाया जाता है, पर इस मामले में कुछ अलग ही हुआ था, जिस वजह से डॉक्टरों और पुलिस अधिकारियों के बीच में तकरार चल रही थी। जिस व्यक्ति की बाइक से इस आईएएस अधिकारी की कार टकराई थी उस व्यक्ति की थोड़ी ही देर में मौत की खबर आ जाती है। जैसे ही इस व्यक्ति की मौत की खबर शहर में फैलती है, इस व्यक्ति के कुलीग्स यानी कि जो मीडिया कर्मी है वो पुलिस थाने में इकट्ठा होने लगते हैं। वो पुलिस वालों के खिलाफ कई तरह के आरोप लगाते हैं, उसके साथ ही एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हैं। बशीर के कुलीग्स का कहना था कि वफा फिरोज जो कि आईएएस अधिकारी के साथ गाड़ी में बैठी थी उसको भी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाना चाहिए। वहीं जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कहा कि श्रीराम के एक हाथ में चोट है, जिसके बाद उन्हें केआईएमएस हॉस्पिटल में भेज दिया गया। वहीं दूसरी तरफ मीडिया कर्मी लगातार हंगामा काट रहे थे, इसलिए पुलिस ने जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर दर्ज करने के बाद अब मामला कोर्ट में जाना था। इस हादसे में मारा गया व्यक्ति बशीर पेशे से पत्रकार था। वो डेली सिराज नामक एक मीडिया हाउस के लिए काम करता था। उसका ऑफिस कुछ समय पहले कोडियार में शिफ्ट हुआ था। पलायम वाले ऑफिस में रिपेयर और रेनोवेशन का काम चल रहा था, इसलिए अब बशीर रोज कोडियार वाले दफ्तर में जाया करता था। पर यहां पर कई तरह के सवाल खड़े हुए। केरल पुलिस के रिटायर्ड एसपी जॉर्ज जोसेफ ने कहा कि उन्हें शक है कि यह जो मौत हुई है यह सस्पिशियस है और संदेहास्पद हालातों में हुई है। एसपी साहब ने बताया कि वफा ने कहा कि वो पहले कार चला रही थी, फिर वो श्रीराम को लेने के लिए कोटद्वार में पहुंची। कोटद्वार याद रखिए वही जगह है जहां पर बशीर का दफ्तर था। तो बशीर के दफ्तर के पास ये आईएएस अधिकारी कैसे पहुंचा? क्या कारण था कि ये अधिकारी कोडियार में ही मौजूद था जबकि इसका दफ्तर और घर यहां से दूर थे? एसपी जॉर्ज जोसेफ ने कहा गाड़ी की रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटा की बताई जाती है, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने शक जताया कि हो सकता है कि ये पत्रकार जिसका नाम बशीर है उसने कुछ ऐसी पिक्चर्स और वीडियोस ली हो जिस वजह से आईएएस अधिकारी उसका पीछा कर रहा हो और पीछा करते करते इंटेंशनली या अनइंटेंशनली इस पत्रकार को मार दिया गया हो।
आईएएस अधिकारी के साथ गाड़ी में बैठी ये लड़की जिसका नाम वफा फिरोज था, वो पेशे से एक मॉडल थी और एक अमीर घराने की लड़की थी। कहा जाता है कि ये आईएएस अधिकारी की उस समय बहुत ही घनिष्ठ महिला मित्र थी और उसके साथ ये अक्सर घूमने जाया करते और लॉन्ग ड्राइव्स भी किया करते थे। खैर, जब एफआईआर दर्ज हो चुकी थी तो मामला अदालत में पहुंचना ही था। अदालत में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दी। पीड़ित पक्ष ने कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पहले तो पुलिस ने कई घंटे तक एफआईआर दर्ज नहीं की, उसके बाद काफी देर तक आईएएस अधिकारी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके साथ ही जो वफा फिरोज हैं, जो महिला मित्र हैं, उनका कोई मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हुआ। आईएएस अधिकारी का भी मेडिकल एग्जामिनेशन सही तरीके से नहीं कराया गया। कोर्ट में पुलिस ने जो मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें बताया गया कि आईएएस अधिकारी ने शराब का सेवन नहीं किया था, जबकि पीड़ित पक्ष ने यह दावा किया कि आईएएस अधिकारी और उनकी महिला मित्र उस समय शराब के नशे में थे। पर कोर्ट सबूतों को मानती है, दलीलों को नहीं मानती। इसलिए सबूतों के अभाव में अदालत ने फाइनली इस आईएएस अधिकारी को हत्या के आरोपों से बरी कर दिया। श्रीराम को स्टेट गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया था, इसलिए अदालत के आदेश के बाद उनकी सस्पेंशन को भी रद्द कर दिया गया और उन्हें नौकरी में वापस बहाल कर दिया गया। इसके बाद आईएएस अधिकारी श्रीराम वेंकटरमन को स्टेट गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर नियुक्ति दे दी गई। उनकी नौकरी फिर से शुरू हो गई। निचली अदालत से राहत मिलने के बाद आईएएस अधिकारी भी चैन की सांस लेने लगे। पर जब यह मामला केरल हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट ने कई तरह के सवाल खड़े किए। सबसे पहला सवाल शॉडी मेडिकल टेस्ट पर ही खड़ा किया गया। अदालत ने कहा कि ये जो मेडिकल टेस्ट करवाया गया है, ये संदेहास्पद है और इस मेडिकल टेस्ट का ये मतलब नहीं है कि श्रीराम ने शराब नहीं पी रखी थी। और दूसरी जो अहम बात हाईकोर्ट ने कही कि सेक्शन 304A के तहत कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के चार्ज को बनाकर रखा गया। निचली अदालत ने इस चार्ज को हटा दिया था और पूरी तरह से आईएएस अधिकारी को बरी कर दिया था, पर हाई कोर्ट ने इस मामले में आईएएस अधिकारी को राहत नहीं दी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि श्रीराम ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। चौथी अहम बात कोर्ट ने कही कि इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा जो मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट सबमिट की थी, उस पर अदालत पूरी तरह से असंतुष्ट है। खैर, ये सभी बेलेबल ऑफेंसेस थे, इसलिए आईएएस अधिकारी एक आम व्यक्ति की तरह अपना जीवन फिर से व्यतीत करने लगे। इसके बाद साल 2022 के अप्रैल महीने में उन्होंने रेणु राज नाम की आईएएस अधिकारी से शादी कर ली। श्रीराम की यह पहली शादी थी, जबकि रेणु राज की ये दूसरी शादी थी। इसके बाद कपल बड़ी खुशी खुशी अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। आईएएस अधिकारी श्रीराम वेंकटरमन आखिर कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, अब आपको ये बताते हैं। श्रीराम वेंकटरमन केरल के एर्नाकुलम के सेंट एल्बर्ट्स कॉलेज से जूलॉजी के रिटायर्ड प्रोफेसर वेंकटरमन के बेटे हैं। उनकी मां राजम रमामूर्ति बैंक में एक कर्मचारी थीं। 28 नवंबर साल 1986 में जन्मे श्रीराम पेशे से एक मेडिकल डॉक्टर थे। एमबीबीएस तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज से किया। पढ़ाई में काफी अच्छे थे। इसके बाद एमडी करने की सोची और एमडी जनरल मेडिसिन एससीबी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कटक से किया। श्रीराम पढ़ाई में शुरू से अच्छे थे और जब वो एमबीबीएस और एमडी कर रहे थे, उस समय भी वो पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहा करते। इसलिए उनके दोस्तों ने सुझाव दिया कि उन्हें आईएएस की परीक्षा देनी चाहिए और उन्होंने फाइनली यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में बैठने का फैसला किया और अपने दूसरे अटेम्प्ट में साल 2013 में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में सफलता पाई और आईएएस अधिकारी बन गए। उनकी बहन डॉक्टर लक्ष्मी, जो कि एक ईएनटी सर्जन है, वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में सेटल है। श्रीराम ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ भी किया है। इस पूरी कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि कोई कितना भी बड़ा अधिकारी बन जाए, एक छोटी सी भूल उसके करियर में बहुत बड़े चैलेंजेस पैदा कर सकती है। इसी तरह से श्रीराम को भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जय हिंद।